नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासत शुरू हो गई है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि लोगों को इसमें गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। मायावती ने इसे चुनावी स्वार्थ बताया और मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि यूपी बीजेपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नियत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम और चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही आयोग इसे राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है, लेकिन उससे पहले सियासत गर्म है। चाहे मायावती हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर कोई कहीं ना कहीं इशारों में सरकार को इस पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। और इस पे हम समझेंगे कि आखिर मायावती के इस ट्वीट के मायने क्या है और जो सवाल उन्होंने नियत और टाइमिंग पर उठाए हैं उसका सियासी मायने क्या है। क्या वाकई जो वो कह रही हैं उस बात में दम है या फिर वो खुद सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी अब से कुछ देर में होगा, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर मायावती के इस ट्वीट के क्या मायने हैं और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विपक्षी खेमे में खलबली क्यों है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस के भी प्रवक्ता होंगे और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे। इसके अलावा बीएसपी समर्थक भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर मायावती के इस ट्वीट का मायने क्या है। तो वो व्यक्ति, दरअसल हम ये भी बता दें कि ये कानून क्या है। वो व्यक्ति जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसे कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ना ही किसी स्थानीय निकाय का वो चुनाव लड़ने का हकदार होगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय भी मांगी है और यूपी में नई जनसंख्या नीति को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मायावती ने टाइमिंग और नियत को लेकर सवाल उठाए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस ड्राफ्ट के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा। तो हमारे साथ संजय चौधरी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सतीश प्रकाश है, बीएसपी समर्थक और विपिन शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी, आपके पास मैं आऊंगा, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। मायावती ने ये जो ट्वीट किए हैं और एक के बाद एक ये जो सवाल उठाए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की, इसको लेकर जो टाइमिंग और नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये चुनावी स्वार्थ के लिए ऐसा किया गया? 4.5 साल तक सरकार चलाते हैं आप। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे की आबादी जहां रहती हो, देश की आबादी रहती हो, वहां आपको महसूस नहीं हो पाया कि सूबे की आबादी इतनी ज्यादा है। देखिए, कोरोना काल की नाकामियों के बाद बड़ा चालाकी से आरएसएस और बीजेपी ने योगी जी की तमाम नाकामियों को ढकने के लिए एक तरह का झूठा प्रचार किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है और वह संसाधनों की कमी है। संजय जी के पास योगी जी महामारी काल में और तमाम कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। हमारा सवाल ये है कि अगर ये देखिए, बढ़ी हुई जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये नेशनल समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या है। अगर बीजेपी को लगता है कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है, इसके ऊपर कानून बने, तो केंद्रीय सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। दूसरी बात, देखिए, आपका नजरिया गलत है, आपके नजरिए में खोट है। आपके लीडर्स, आप लोगों की नसबंदी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बीजेपी के और आरएसएस के तमाम उन नेताओं की जबानबंदी भी करनी चाहिए कि जो ये कहते हैं, जैसे साक्षी महाराज है, वो कहते हैं कि 8 बच्चे पैदा करने चाहिए। तमाम आरएसएस के लोग भी ये बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको अंकुश लगाना चाहिए। आबादी के ऊपर कानून बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आबादी के ऊपर कानून बनाने से पहले समाज को और सोसाइटी को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कानून बनाना ही एक रास्ता नहीं हो सकता। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर योगी जी को लगता हो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी जो आबादी है वो उनके लिए बाहर है, तो हमने 2007 की जो हमारी सरकार रही है, तब हमने केंद्र सरकार को एक
उत्तर प्रदेश की विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों की बात की थी। कम आबादी होगी, अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छे तरीके से, ये हमारा मानना है और ये बीजेपी को बात माननी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप ये कानून होना चाहिए, आप क्या इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो वक्त है, जो समय है, उसको लेके आवाज उठा रहे हैं कि 4.5 साल पहले अगर होता तो कुछ और होता। आपकी नीयत में खोट है। 8 बच्चे पैदा करने वाला गांव का प्रधान ना बने, 8 बच्चे पैदा करने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए, अगर कोई ऐसा कानून हो तो उसका मैं विरोध ही करूंगा ना। कानून बनाइए ना, केंद्र में कानून है। अरे वो प्रधान का चुनाव क्यों बंद करा रहे हो? प्रधानमंत्री और एमपी क्यों बनता है? विधायक कैसे बन जाएगा? सरकारी नौकरी की व्यवस्था क्या है? दूसरी बात, अगर किसी बच्चे के पिता, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही उसको तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी और ये व्यवस्था नहीं है। ये देश कोई रामायण महाभारत से नहीं चलता है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। जो बच्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका, उसका राइट है जन्म के समय, उसको आपने ऐसी उसके ये हालात आप तय नहीं करेंगे ना। देखिए, फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि बढ़ी हुई आबादी के लिए ना कोई जाति ना कोई धर्म जिम्मेदार है। बढ़ी हुई आबादी के लिए कहीं ना कहीं आबादी का वो हिस्सा जो अज्ञानता से दूर है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से दूर है, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको ऐसे संसाधनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, जब ये देश आजाद हुआ तो यहाँ पे जन्म दर 5.9 है। आज उत्तर प्रदेश की जो जन्म दर है वो 2.7 है। अगर आप नेशनल का औसत देखेंगे, राष्ट्रीय औसत देखेंगे, तो वो 2.1 है। तो ऐसा बात नहीं है कि आबादी कम नहीं हुई है, आबादी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन आप लोगों को मजबूर ना करें। और अगर आपने कानून ला भी दिया तो इसको इम्प्लीमेंट होने में 10-11 साल लगते हैं, इससे पहले आबादी कम नहीं होगी। ठीक है, आज आप सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए, देखिए, ये मोदी जी के और योगी जी के बीच का कंपटीशन है। कहीं ना कहीं ये योगी जी ये सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस के एजेंडे में है ये, और आरएसएस के एजेंडे में कहीं ना कहीं योगी जी, ठीक है सतीश जी, मैं दोबारा आता हूं के लिए 2024 का चुनाव जीतने के लिए, 2022 का चुनाव नहीं है, 2022 में ये दिखाना चाहते हैं योगी जी कि मैं एक नेशनल लीडर हूं, मेरे अंदर एक नेशनल सोच है। तो ये तरीका है, इनका उद्देश्य कहीं भी चुनावबाजी है, चुनाव स्टंटबाजी है। ठीक है, संजय चौधरी, क्या ये चुनावी मुद्दा है? जिस तरीके से बीएसपी समर्थक ये बता रहे हैं कि नियत पे सवाल है, 4.5 साल हो गए सरकार चल रही है, आज आप लोग सवाल ये कानून ला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी एजेंडा है, स्वार्थ है इसके पीछे चुनाव का। नहीं, उनका नजरिया हो सकता है, उनकी सारी की सारी राजनीति चुनाव को देखते हुए हो सकती है, उसमें वो चुनाव देख रहे होंगे, ये उनकी जो मंशा है वो उनके पास है। हम भारत में रह रहे हैं, भारत के सारे राज्यों में, भारत के सरकार में परिवार नियोजन के विभाग हैं, हम उस पर पैसा खर्च करते हैं, उसकी नीतियां बनाते हैं, उसके कार्यक्रम बनाते हैं, वर्षों से बनाते हैं, लगातार बनाते हैं। हर सरकार जो किसी भी देश के किसी भी राज्य में आई है, उस विभाग को, उस कार्यक्रमों को चलाती है। हम सकारात्मक आधार पर उन्हीं कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से करना चाहते हैं। इसके लिए अभी एक ड्राफ्ट जिसको विधि आयोग ने किया है, वो उत्तर प्रदेश में जनता की राय उसमें मांगी जा रही है, और किसी को लगता है कि इसमें कुछ और सुझाव बेहतर उनके पास हैं, तो निश्चित रूप से उनको देना चाहिए। और उसके बाद ड्राफ्ट के साथ साथ यूपी की गवर्नमेंट ने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है कि हम इस समस्या को समाधान ऐसे करना चाहते हैं और इस साल तक करना चाहते हैं। तो उस विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करने के लिए वो ड्राफ्ट जनता में सर्कुलेट है। किसी को लगता है कि उसके पास कोई बेहतर आइडिया है, उसका स्वागत है, अपना आइडिया लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ठीक है, एक अच्छा कानून है, अच्छी नीयत के साथ आप कह रहे हैं, अच्छी सोच के साथ जनता से राय भी ली जा रही है, लेकिन बीएसपी मायावती का आपने ट्वीट भी देखा होगा, उनके बयान भी सुने होंगे, और वो ये साफ कह रही हैं कि जो नीयत है और जो टाइमिंग है उसको लेके उनको शंका है कि ये सिर्फ चुनाव का एक चुनावी मुद्दा है और इसका कहीं ना कहीं चुनावी स्वार्थ इसके पीछे छुपा हुआ है। उनको लगता होगा, देखिए, देश की आबादी युवाओं की आबादी है, और युवाओं में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। 2020 का मैच हो और कोई 17वें ओवर के बाद कहे कि आप 18वें, 19वें, 20वें ओवर में आप रन न बनाएं, तो ये पॉसिबल है क्या? तो ये तो 5 साल के लिए सरकार को चुना है, 5 साल सरकार काम करेगी, लगातार काम कर रही है।
पिछले 1.5 साल कोरोना में निकल गए हैं। नहीं तो संजय जी, आखिरी के 2-3 ओवर आपने चुने हैं, मतलब कि उन्हीं ओवर में रन बनाने हैं, आखिरी के शुरुआत से धीमा और फिर आखिर में हिट करना है। मेरे भाई आप बताओ, आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आप पहले से बताते हो क्या कि हम पहले 5 ओवर में रन बनाएंगे या बाद में बनाएंगे? हमें जब भी अपनी स्ट्रेटजी में ठीक लगेगा हम बनाएंगे। हाँ। और आपको लगता है कोई सुझाव इनके पास है तो उस बेहतर सुझाव के साथ सामने आए, ठीक, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आए। मुझे नहीं लगता है कि इनको इसलिए जनता में खौफ पैदा करना चाहिए कि ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, कौवा कान ले जाएगा। ऐसा नहीं है। एक अच्छा ड्राफ्ट आया और मैं इनका स्वागत करता हूं कि इनके पास भी अगर कोई ऐसा आइडिया है बहुजन समाज पार्टी को, तो उसको उस आइडिया के साथ सरकार के साथ आना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से समस्या बहुत बड़ी है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग मीटर जो पॉपुलेशन है वो देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कपिल श्रीवास्तव के लिए निश्चित रूप से आप आए। जी ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। कपिल श्रीवास्तव, मायावती ये कह रही है कि चुनावी स्वार्थ है इसके पीछे, समाजवादी पार्टी इसे कैसे देख रही है? क्या आप मायावती के इस बात से सहमत है या फिर आपको लगता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी का इस पे नजरिया दूसरा है? देखिए, बहन मायावती जी ने अगर कही है तो वो उनका विजन है, वो भी जनप्रतिनिधि है और वो अपनी बात कह सकती है, हम उनके विचारों पर नहीं गए। और सबसे बड़ी चीज है, जब जिस काल और काल परिस्थितियों में ये लेकर के आए हैं चली चिला के जिले में, तो कोई भी आदमी यही बात कहेगा, लेकिन हम कुछ कानूनी बात करेंगे। और संजय चौधरी जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, क्योंकि जनसंख्या नीति पर आप कानून ला रहे हैं तो कानून सम्मत बात की जाए, एक मेरिट की डिबेट की जाए। और इसमें बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र दिखाई दे रहे हैं, विपिन शर्मा जी। तो पहले तो यह है कि विपिन शर्मा जी आ गए हैं तो ये निश्चित रूप से कानूनी बहस को हमारे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मैं एक चीज इनके सामने पता करना चाहता हूं, थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार लीगलिटीज चेक कर दूं, उसके बाद संजय जी से बाकायदा पॉइंटवार जवाब दीजिएगा। संजय भाई कृपया आप एक पेन ले लें और एक कागज ले लें, उससे आप लिखते चलें। देखिए राजेश जी, बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक केस की तरह पूरे संविधान को प्लीड कर देता हूँ। जब भारत आजाद हुआ तो भारत देश ने जब अपना संविधान बनाया, जिसमें कि बहुत महान महान लोग उसमें थे, 20 समितियां थी और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी उसमें अपनी बहुत बड़ी किरदार अदा की, इसलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब का दिया हुआ ये हमारा संविधान है। तो उस संविधान में देखिए, उसी समय यानी आजादी से पहले ही हमारे पूर्वजों ने इस बात को देख लिया था कि जनसंख्या जो नियंत्रण नीति है वो एक बहुत बड़ी चीज होगी आने वाले समय में भी और वर्तमान समय में। इसीलिए उन्होंने संविधान के भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक हैं, उसके अंदर ये व्यवस्था की थी कि एक केंद्रीय नीति जनसंख्या पर होनी चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल पर होनी चाहिए। हाँ। लेकिन देखिए, आगे चल करके सन 1976 में एक संविधान संशोधन आता है और वो संविधान संशोधन के अंदर ये कहा गया कि नहीं, अब ये केंद्र नहीं बल्कि समवर्ती सूची का विषय होगा, इस पे राज्य सरकारें भी विचार करेंगी और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकेगी। तो ये चीजें हैं। अब योगी सरकार अगर कानून लेकर के आ रही तो ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि ये गैर संवैधानिक, लेकिन मैं एक बात को जरूर कहूंगा कि देखिए, अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि वाकई जनसंख्या नियंत्रण नीति बने, हाँ, तो सबसे बड़ी चीज इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कहते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग लेकर के नहीं है, और दूसरा कोई कड़ा कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि जनसंख्या पे रोक लगे। तो आप फिर कौन सा कानून बनाएंगे? तो ये कह रहे हैं कि देखिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम तो आजादी के बाद से ही चल रहे हैं। जो हमारी जनसंख्या नीति थी, कानून नहीं नीति थी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी रही, उसमें तमाम हम लोग लाभार्थियों को योजना देते रहे, उसी योजनाओं को आप इसमें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन साथ में 2 पाबंदियां कर रहे हैं। एक ये कि हम सरकारी नौकरी में जो प्रदेश सरकार की निकलेगी उसमें आपको जगह नहीं देंगे, और कुछ विशेष पट्टों में आपको जगह नहीं देंगे, और विशेष कुछ पट्टों में वो उनको वरीयता देंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, बहुत सीधी सी बात, संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता और समानता के अधिकार को देता है। अब अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो भाई साहब जब तीसरा बच्चा पैदा हो गया और आप यहाँ कोई इनलीगल नहीं है तीसरा बच्चा पैदा होना, क्योंकि आप प्रोत्साहन नीति लेकर के आ रहे हैं, तो वो तीसरा बच्चा जो जन्म लिया उसने अपने से तो जन्म लिया नहीं, लेकिन जब वो आ गया तो उसका कोई कसूर नहीं माना जाता,
क्योंकि अगर कोई नाजायज संबंधों से भी कोई बच्चा होता है तो वो पिता की संपत्ति को इनहेरिट कर जाता है भारतीय कानून में, इसलिए कि नाजायज संबंध हो सकते हैं, बच्चा नाजायज नहीं होता। तो मैं इसी तरीके से आपको ये पिकअप कर रहा हूं कि अगर बच्चा जब बड़ा होगा और 18 साल का बालिग हो जाएगा, नौकरियों का फॉर्म भरेगा और फिर उसके बाद एक वो रिट याचिका लेकर के आएगा कि हमारे अनुच्छेद जो 14 से लेकर 18 तक समता और समानता का अधिकार मिला है, ये हमारी सरकार ने एक गलत नीति ला करके, एक गलत कानून ला करके और हमारे उन अधिकारों को छीन लिया है जो कि हमें संविधान प्रदत्त करता है, तो ये कैसे रोकेंगे? क्योंकि माँ बाप की गलती का बच्चे को सजा नहीं दी जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि इस कानून की जो सबसे बड़ी चीज है, ये बताना नहीं चाहेंगे कि इस पर प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा कि नहीं, ये भूतलक्षी होगा कि भविष्यलक्षी होगा। अगर ये भविष्यलक्षी होगा तो इसका प्रभाव तो 18 साल के बाद प्रभाव में आएगा। 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा तब उसके ऊपर प्रभाव में आएगा। अगर ये भूतलक्षी लेकर के आते हैं तो फिर इनको एक जैसा कानून हर पद के लिए, खाली प्रधानी के लिए क्यों, सब में लाना चाहिए, विधायकी से लेकर एमएलसी से लेकर के और सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री। और नहीं, और सुन लीजिए, और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि आप इनसे पूछिए कि अगर केंद्रीय सरकार की नौकरी है, क्या प्रदेश सरकार रोक लेगी? तो केंद्रीय कानून क्यों नहीं होना चाहिए? और केंद्र में अटल बिहारी जी की 6 साल सरकार रही, 7 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, अभी 3 साल और बाकी है, तो नरेंद्र मोदी जी इस पर एक अच्छी नीति क्यों नहीं लाना चाहते हैं? और जब आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जागरूकता अभियान तो पहले से चल रहा है। और जिन लोगों के लिए आप देखिए जनसंख्या जो बढ़ाते हैं वो हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म के धर्म में मत जाइए, वो एक तबका है जो कि ईश्वर में विश्वास करता है, जो कि अल्लाह में विश्वास करता है, उसका कारण है शिक्षा। उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पे शिक्षित लोगों में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा 25वें नंबर पे। तो जागरूक आप कर नहीं सकते। अगर आप कठोर कानून लेकर के आना चाहेंगे तभी आप रोक लगा पाएंगे। तो आप कठोर कानून लाना नहीं चाहते हैं। और आप जगह जाने चले चली की बेला में अगर आप कोई विधेयक, अगर आप कोई कानून लेके आ रहे हैं तो उनसे साफ करवाइए कि वो विधेयक के रूप में होगा या ऑर्डिनेंस के रूप में होगा, क्योंकि संविधान के अंदर साफ कहा गया है कि ऑर्डिनेंस तभी लाया जा सकता है जब कोई बहुत बड़ा हो रहा है सिलसिलेवार तरीके से। एक मिनट में क्लोज कि इनसे ये पूछिएगा जब संविधान कहता है कि सबसे अंतिम विकल्प कानून बनाने का ऑर्डिनेंस है, और ये तभी हो सकता है जब सरकार जब सत्र में ना हो और विशेष सत्र आउट हो, या फिर 6 महीने के बाद उसको जो है स्वीकृत करा लिया जाए विधेयक। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी होनी जरूरी है, और हम 6 महीने के बाद चुनाव में जा रहे हैं। कंटिन्यूटी कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस ला करके भारत के संविधान की हत्या क्यों करना चाहते हैं? अगर ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं तो इसे साफ कीजिए कि विधेयक लाएंगे कि ऑर्डिनेंस लाएंगे। एक सेकंड में आ रहा हूं विपिन, आपके पास ही आऊंगा, लेकिन संजय जी आप पहले ये जो शंकाएं हैं विपक्ष की समाजवादी पार्टी की उन्हें दूर कीजिए। एक के बाद एक उन्होंने एक लंबी फहरिस्त आपके सामने रख दी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप शॉर्ट में बोलें। देखिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मुद्दे को भटका रहे हैं। आज की डेट में एक विधि आयोग का एक ड्राफ्ट है जो पब्लिक है, दूसरा यूपी गवर्नमेंट का एक विजन डॉक्यूमेंट है। आज के दिन जो सच है वो ये 2 चीजें हैं। कानून क्या बनेगा उसके लिए इस ड्राफ्ट में मुझे लगता है कपिल भाई के पास चर्चाएं क्यों करवा रहे हैं? हम लोग चर्चा कर लेते, हम लोग चर्चा कर लेते। या अब जब मैं जवाब दे रहा हूं तो जवाब आप सुनना नहीं चाह रहे हो। देखिए, आपने जो सवाल उठाए हैं ना, मुझे लगता है थोड़ी गंभीरता के साथ उठाए होंगे, तो मेरा भी जवाब सुन लीजिए ना। तो आज के दिन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को लेकर 2 ही सत्य है ना, एक ड्राफ्ट जो विधि आयोग का है, दूसरा विजन डॉक्यूमेंट जो 11 तारीख को जनसंख्या दिवस के अवसर पर योगी जी ने रिलीज किया था। यही 2 सत्य है ना। उसके बाद विचार विमर्श का कार्यक्रम चल रहा है, सारे के सारे मीडिया इस पर बात कर रही है, लोग बात कर रहे हैं, लोग लेख लिख रहे हैं, लोगों की सेमिनार हो रही है, उस पर विचार हो रहा है। आपको कोई बेहतर हो तो आप, दूसरी बात आपने कही कि इस पर सेंट्रली कोई कानून लाना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि केरल में जनसंख्या की समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। हाँ। गोवा में जनसंख्या घट रही है, वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश में है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल नहीं है। अरे पहले आप सुन तो लीजिए। क्या एक जहां पर घट रही है और जहां पर बढ़ रही है, दोनों में हम एक तरह के क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसका कारण तो बता दीजिए। नहीं,
कारण देखिए, हमें उत्तर प्रदेश में लग रहा है ना कि ये समस्या और सब जगह से ज्यादा बढ़ रही है। जहां ज्यादा बढ़ रही है वहां के लिए सबसे पहले विचार होगा कि जहां घट रही है वहां के लिए विचार होगा। अरे तो बता दीजिए ना कि आपके वहां क्यों घट रही है, ये भी तो बता दीजिए कि वहाँ शिक्षा का साक्षरता पे भी बात करनी होगी कि वहाँ की साक्षरता दर क्या है और फिर शिक्षित कीजिए। आप कैसे रोकेगा? सतीश भाई जवाब तो सुन लो। अगर सुनना नहीं चाहते हो आप अपना सवाल करके मुंह खोल लेते हो, काम बंद कर लेते हो। ऐसा मत करो मेरे भाई, आपने सवाल किया तो मेरा भी जवाब आप ले लो ना। इस सत्य के अलावा कोई सत्य है? कोई कानून बनेगा, हम उसको कानून बनाएंगे कि उसको विधेयक के रूप में रखेंगे कि अध्यादेश करेंगे? ये क्या करेंगे ये तो अभी भविष्य में है। अभी विचार विनिमय से बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं, कुछ सुझाव आप भी दे रहे हैं, आपके सुझावों का भी स्वागत है, कोई और देगा उसका भी स्वागत है। सबकी बात को मानते हुए और जो आपने बात कही है उस बात से अपने आप को संबद्ध करते हुए कि ये कानून न किसी जाति के खिलाफ है, न धर्म के खिलाफ है, न संप्रदाय के खिलाफ है, न भाषा के खिलाफ है, न क्षेत्र के खिलाफ है। ये कानून उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो जनसंख्या की बढ़ोतरी है उसको नियंत्रित करने का एक प्रयास है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। देखिए अभी तो आप ये क्लियर ही नहीं कर रहे कि डॉक्टर नहीं कह रहा आप ये शिक्षित है वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ठीक है सतीश प्रकाश, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, उसके बाद में विपिन जी आपके पास आऊंगा, विस्तार से बात करूंगा आपके साथ। कठिनाई होगी। सतीश प्रकाश, सतीश जी बोलिए। सतीश जी से संपर्क टूट गया। विपिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल भी आप ही से है कि मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि मायावती के इस ट्वीट के मायने क्या है, जो बात वो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उसके पीछे वजह है? और पहले आप अपनी टिप्पणी कर ले, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब। देखिए सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जब संसाधन सीमित हैं और ऐसी परिस्थिति में और ऊपर से हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी में जी के देख लिया कोरोना काल में, और दूसरी बारी अगर हम 2021 की बात करें, इस साल की बात करें, तो ये कोरोना की सुनामी आई थी, लाशों के अंबार लग गए थे, चुनौतियों का भरमार है देश के सामने। तो यहाँ पर जब हम लोग 130-135 करोड़ हैं पूरे देशवासी, तो यहाँ पर अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात चलती है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष को पूरा हक है, मैं सिक्के का दूसरा पहलू ये बोलना चाहूंगा, विपक्ष को पूरा हक है नियत और नीति पे, कि जब बहन मायावती ये बात बोलती हैं कि टाइमिंग को लेकर, तो देखिए बिल्कुल वो स्वाभाविक है कि आप चुनाव की संध्या बेला के उपलक्ष्य पे आप अगर कोई ऐसी पहल करते हैं, सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाती है कि 370 हटाया, 3 तलाक की प्रथा, उसके बाद आप बात करें सीए एनआरसी, तो वो बात समझ आती है। सरकार अपने आप बोल्ड रिफॉर्म्स लेके आई है। क्योंकि पिछली सरकारों की बात करें यूपीए 1 यूपीए 2 की, तो उनको बोला जाता था अक्सर कि नीतियों के मामले में लकवा मार गया है, पॉलिसी पैरालिसिस एक नया शब्द हमने सीख लिया। लेकिन और यहाँ पर पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि देश को अगर आपने चुनौतियों से उभारना है और खास तौर पे कोरोना काल से, इस दौर से उभारना है, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। वो गलती जो हमने पहले करी, अगर हमने कोई सबक नहीं सीखा तो फिर हमें क्या समझदारी हुई। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार की तरफ से कुछ पहल होती है, सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है, वो उसको चुनाव के साथ हम जोड़ के देखें, वो भी स्वाभाविक है। क्योंकि यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया तो देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ पर ये तो चलती रहती है। इसमें ये तो हर साल चुनाव आते रहेंगे, सरकारें रहेंगी, सत्ता जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ा है, देश हम सबका है। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा किसी से, या शक नहीं करा कि आप कितने बड़े देश प्रेमी हैं। किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। जैसे बोला जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, उसी तरह से ये जहां तक देखिए बतौर पत्रकार विश्लेषक मैं जो समझ रखता हूँ कि कम से कम एक बात निश्चित है कि यहाँ पर इसको हम किसी धर्म से जोड़ के ना देखें, और ना मुझे लगता है सरकार की भी मंशा नहीं है ऐसी। वो अंदर उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है वो तो वही जानेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया पहले, सबका साथ सबका विकास, और फिर 2019 में जो पहले के मुकाबले ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला, तो उस नारे में इजाफा हुआ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, अगर आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, जैसे कपीश भाई ने एक बात बोली कि समानता की बात करी, आर्टिकल 14 का इन्होंने उल्लेख करा, तो वहां पर निश्चित बात है राइट टू इक्वालिटी की हम बात करते हैं। सीए को लेकर भी, नागरिक संशोधन कानून को, ये यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि हम दूसरे कानूनों का भी के साथ इसकी तुलना करें कि जो ये ड्राफ्ट लेके आया गया है, ड्राफ्ट तैयार करा गया है,
और खास तौर पे देखिए, ये बड़ी अहम बात मैं चर्चा में बोलना चाहता हूं कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है कि प्राइवेट मेंबर बिल कितने 3 ला सकते हैं आप एक सत्र में। तो यहाँ पर अगर ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है कि इसको कोई सांसद ही ला सकता है, कोई मंत्री नहीं ला सकता, और तो यहाँ पर अगर वो लाया है तो उसके पीछे क्या मंशा है सरकार की। तो अगर ये भाजपा के ही सांसद लेके आए हैं और यहाँ पर अब इसको लॉ कमीशन की वेबसाइट पे भी लगा दीजिए कि सुझाव मांगे गए हैं, तो वहां पर क्योंकि अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, खारिज हो जाता है, तो उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अगर आप तुलना करें कि अगर कोई पब्लिक बिल होता है, हाँ। पब्लिक बिल को मंत्री पेश कर सकता है और वो उसके अगर उसको खारिज करा जाए तो उसपे सरकार की प्रतिष्ठा और छवि पे भी असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर इसको प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए तो ये जानना की आवश्यकता है कि सरकार की मंशा क्या है, कि सरकार क्या सही मायने में ये चुनावी जुमला है या सही मायने में प्रतिबद्ध है कि वो चाहती है कि यहाँ पर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। देखिए सवाल ये होता है, और यहाँ पर अगर संसाधन सीमित है, मैं बस 15 सेकंड बोलना चाहता हूँ, संसाधन जब सीमित है, देश को आपने एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था लाल किले की पवित्र प्राचीर से, उन्होंने बोला कि आने वाले वक्त में हम लोग हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो वहां उधर से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी, उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आपके जब संसाधन सीमित हैं और देश को भी आपने बतौर आपके सामने इतनी चुनौतियां हैं, तो यहाँ पर अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं करते, वो भी बहुत बड़ी चुनौती है, और बच्चों का अगर लालन पालन अच्छे तरीके से हो तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है विपिन जी, मैं आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं छोटी सी टिप्पणी संजय जी करना चाह रहे हैं, सतीश जी करना चाह रहे हैं। सतीश, आप अपनी टिप्पणी करें। नहीं, देखिए मैंने पहले ही आपके डिबेट शुरू होने से पहले ये कहा था कि योगी जी की तमाम नाकामियों को ढकने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी बड़ी है, संसाधन कम है, जो देश के, देखिए सुनिए, सबसे बड़ी महामारी उत्तर प्रदेश में फैलती है, लेकिन सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ बनता है? गुजरात में बनता है। तो ये चीजें हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में संसाधन कम है तो देश के प्रधानमंत्री जी केंद्र में सरकार है भाई। हाँ, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मायावती ने टाइमिंग और नियत को लेकर सवाल उठाए हैं, और इन सवाल उठाने को लेकर ही हम भी चर्चा कर रहे हैं, और इस पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती के इस बयान के ट्वीट के आखिर मायने क्या है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें बीएसपी समर्थक है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा है हमारे साथ। ब्रेक पे जाने से पहले सतीश, आप कुछ कह रहे थे और आपकी बात पे ही रिस्पॉन्ड कर रहे थे संजय चौधरी। संजय, मैं आपके पास आऊंगा और शुरुआत करूंगा, क्योंकि कई सवाल यहाँ पे सतीश जी उठा रहे हैं और उन्होंने उन सवालों के साथ ही आपको घेरा, आपकी नीयत पर सवाल उठाए, ये कहा कि 4.5 साल बाद आपको याद आ रहा है, तो जरूर इसमें चुनावी स्वार्थ छुपा हुआ है। सतीश भाई ने अपनी बात शुरू की थी कि योगी जी मुद्दों को भटका रहे हैं क्योंकि उनकी नाकामी है, वो कुछ कर नहीं पाए। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कुछ चीजों को केवल याद दिलाना चाहता हूं, निर्णय वो खुद कर लें। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी होगी? 11.5-12 करोड़ लोग। उत्तर प्रदेश ने और महाराष्ट्र ने कोरोना से लड़ाई कैसे की है? आज जिसके टोटल नंबर ऑफ पेशेंट उत्तर प्रदेश में हैं, उतने हर रोज महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। बात नंबर 1। तो हु इज बेटर, यू कैन जज। नंबर 2, किसानों की बात आप कर सकते हैं। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 7.6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद लास्ट ईयर में हुई थी जब वो चुनाव में गए थे। आज 56 लाख मीट्रिक टन इस सत्र में गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश के किसानों से हो चुकी है और पैसा उनके अकाउंट्स में जा चुका है। ये होता है विकास। दूसरा, हर घर को बिजली इस सरकार ने पहुंचाई है, हर गांव को पानी ये सरकार पहुंचा रही है, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर ये सरकार दे रही है, शौचालय ये सरकार बना रही है, और नगर विकास में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के माफिया जो आपकी सरकार में नंगा नाच किया करते थे, उन माफियाओं की हालत इतनी खराब है कि जो किसी दूसरे राज्य में बंद हो जाता है, उत्तर प्रदेश आने के लिए सारे जतन कर लेता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में ना आए। उत्तर प्रदेश न केवल राजनीतिक आधार पर, उत्तर प्रदेश न केवल आर्थिक आधार पर, उत्तर प्रदेश न केवल सामाजिक आधार पर, उत्तर प्रदेश बदलाव और बेहतरी की तरफ बढ़ा है। इसलिए इसको नाकामी की बात मुझको लगता है
ये सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से दोबारा इस पर विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश जिस बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है उसमें और बेहतरी के साथ कैसे बढ़े, जनसंख्या नियंत्रण का ये कानून उसी की दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम है, जिस पर विचार विनिमय हो रहा है। अच्छे सुझावों के साथ आइए, आपका भी स्वागत है। बेहतर, विकसित और अच्छे उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आप सहयोग दीजिए। सतीश प्रकाश, आरुण कपिशी। नहीं देखिए जी देखिए संजय जी, आपकी बातें ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें की और आप अच्छे एक वक्ता हैं, लेकिन आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये बिल लेकर के भी आए, जैसे इसके ऊपर सवाल है कि संबंध अवैध हो सकते हैं, बच्चा अवैध नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। आप अगर जनसंख्या वृद्धि के लिए माँ बाप को दंडित कर सकते हैं, बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। ये कानून की खामियां आप भी जानते हैं। ये कानून जो है कोर्ट में 1 मिनट नहीं रुकेगा। देखिए संजय जी, एक काम हम कर सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश कानून नहीं है, आबादी ही भैया कहाँ कानून आ गया, अभी तो ड्राफ्ट है। सुनिए आप सजेशन दीजिए, आप बहुत आप इसमें सजेशन दीजिए, आपको स्वागत है। अभी कहाँ कानून आ मेरे भाई, अभी तो ड्राफ्ट है ना, आपको सजेशन डॉक्यूमेंट है। ये लॉ तो अभी आया ही नहीं है ना, लॉ जब आएगा तो बहस होगी। सुनिए देखिए हम और आप क्या कर सकते हैं। आप सरकार में हैं और हम विपक्ष में हैं। एक बीच में एक रास्ता निकाल सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतरी हो। आप जो भी बिल लेकर के आ रहे हैं, इस बिल का इंपैक्ट कुछ नहीं होने वाला। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में और 2007 से 2012 के बीच में, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही, और चूंकि उत्तर प्रदेश में संसाधन भी कम है और आबादी ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हमने ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराया। और ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि जैसे कम आबादी होगी वहां नियंत्रण अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश को अगर आप चाहें तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कीजिए और उत्तर प्रदेश की जनता को इसका फायदा होगा। महामारी खत्म नहीं हुई। देखिए सुनिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, लिमिटेड संसाधन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपको दोषी नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक रास्ता यह भी निकल सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, ऐसी बड़ी आबादी को नियंत्रित करने का अगर आपकी नियत में खोट नहीं है और आपको विधानसभा से पास नहीं कराना, योगी जी का मोदी जी से झगड़ा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। विधानसभा से प्रस्ताव पास करा करके हमने केंद्र सरकार को भेज रखा है। और अगर योगी जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के बेहतरी के लिए अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए और उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से हिस्सों में बांट दें। संसाधन भी होंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चलता है पिछले 50 साल से। वो देश का बहुत बड़ा आंदोलन है कि जिसने हाईकोर्ट की बेंच की बात करते हैं, आपको मालूम होगा। अभी हमारे पास 2 ही बेंच है, एक लखनऊ में है और एक इलाहाबाद में है, ठीक है ना। तो 2 बेंच है, वहां भी एक बेंच की है। और उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अगर न्याय मांगना पड़े तो पाकिस्तान की दूरी कम है, इलाहाबाद की दूरी ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मूलभूत समस्याएं हैं। अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, सरकार अच्छा करना चाहती है, बेहतर करना चाहती है, तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। और देखिए, कानून को आप ये मान लीजिए किसी धर्म जाति से ना जोड़ करके जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, और देखिए समाज को कहां तक परिवर्तित करना है, सिर्फ एजुकेशन ही जिससे वो जनसंख्या बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। एक समाज में लड़के लड़की का बीच का डिफरेंस, हम ऐसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ऐसे सामाजिक सिस्टम में रहते हैं कि जहां पिता और तमाम लोग ये चाहते हैं कि बेटा नहीं तो परिवार पूरा नहीं। तो इस तरह के परसेप्शन को भी हमको कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें हैं। और देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप मान लीजिए कि जब तक, देखिए आपके पास पुलिस बहुत बेहतर थी, बेहतर पुलिस, यही उत्तर प्रदेश की बेहतर पुलिस जिसने 2007 से 2012 के बीच में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश को भय मुक्त किया, है ना, अपराध मुक्त किया। लेकिन आपने उस पुलिस का कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल के रूप में यूज किया। आज वही उत्तर प्रदेश और उसी उत्तर प्रदेश में अपराधी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और अपराधी चाहे किसी भी जाति नहीं, अभी देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं। सतीश जी मुद्दे से डिटेल हो रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे। होती है आज ये अटल जी की बीजेपी नहीं है, जहाँ चाल चरित्र की बात होती थी, ये योगी जी की है। जब पुलिस को भी आपने जातीय हिस्सों में बांट दिया, उसकी सोच में बांट दिया, और आपने जो अपराध से निपटने का जो आपका तरीका रहा, कहीं ना कहीं इसमें एक सोच रही है ना। आप
विकास दुबे पे ठीक है, विकास दुबे के नाम पर आप अपराधियों को मारिए, लेकिन विकास दुबे के नाम पर देखिए सतीश जी मुद्दे से भटक रहे हैं, सतीश जी मुद्दे से भटक रहे हैं, सतीश जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, वापस आएंगे। कपिल श्रीवास्तव टिप्पणी कर रहे हैं, हमको मालूम है पूर्वांचल में कपिल श्रीवास्तव किस किस के बीच में, ये सवाल हटाएंगे, हम उठाएंगे और ये हमारी करते, ये हमारी जिम्मेदारी है। सतीश जी मैं दोबारा आ रहा हूँ, सतीश जी मैं दोबारा आ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, आप सवाल उठाएं, लेकिन मुद्दे पे, आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री, लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है, मेरी आवाज डाउन कर दें। कपिल श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं। देखिए राजेश भाई, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हुआ, वो इस तरीके से कि जब हम कानून पे एक डिस्कशन कर रहे हैं और एक बहुत संजीदे मुद्दे पे कर रहे हैं, हाँ। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भ्रम फैला रहे हैं। मेरे किसी भी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब मैं पूछा कि विधेयक आएगा या ऑर्डिनेंस आएगा, मैंने आपको सारी संवैधानिक मर्यादाएं भी बताई, मैंने समता और समानता के अधिकार की भी चीजें बनाई, तो वो कन्नी काट गए ये कहते हुए कि भाई उस पर आप भी चर्चा कीजिए, आप भी प्रस्ताव रखिए, ये भी कीजिए, वो भी कीजिए। अभी तो ड्राफ्ट है, पता नहीं अभी आगे तो उस पर देखिए मंथन होगा, ये होगा वो होगा। यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जितनी हम लोगों इस समय चर्चा कर रहे हैं उसका कोई विधेयक आएगा या नहीं आएगा, संजय भाई इसकी गारंटी नहीं ले रहे कि विधेयक आएगा कि नहीं आएगा, कि ऑर्डिनेंस आएगा कि नहीं आएगा, केंद्रीय सरकार उसका कोई कानून बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो ऐसे डिस्कशन का कोई लाभ नहीं। अब मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि देखिए आपने ये कहा कि हमने बहुत काम किया और ये किया वो किया, आपने इस कानून के चीजों में आपको आना ही नहीं चाहिए था। आप ये भी नहीं बता पाए कि प्रांग न्याय का सिद्धांत जो संविधान के अंदर दिया है वो इस पर लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ राजनीतिक वक्ता है, लेकिन जब विधि पर कोई चीज आप कानून लेके आ रहे हैं कम से कम तैयारी करके बैठिए। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि कानून आप ला रहे हैं तो उस पर तैयारी करके बैठिए। विपिन जी ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है, वो कहीं ना कहीं कानूनी हदों को भी जान रहे हैं और उन्होंने समता और समानता की बातों को बहुत विवेकपूर्ण चीजों को तरीके से रखा। और फिर हम ये कह रहे हैं कि एक ये कवायद इतनी हल्की सी कैसे कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का की जनता का देश है, जनता का प्रदेश है, और आप उसकी तुलना केरल से कर रहे हैं। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, बार बार यही मैं कह रहा हूँ कि 25वां हम क्यों है शिक्षा के पे और केरल नंबर 1 पे क्यों है, आप उसकी तुलना क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ अवेयरनेस के प्रोग्राम इसलिए नहीं चलाने की जरूरत है कि लोग शिक्षित हैं, वहाँ लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या चीज करना है। तो ईश्वर के भरोसे पे कम होते हैं और अपने भरोसे पे ज्यादा होते हैं, जबकि बहुत कुछ चीजें ऐसी भी फर्टिलिटी में होती है कि जो ईश्वर के भी हाथों में होती है। लेकिन बहुत हद तक हम रोक लगा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत आपको कह रहा हूं कि मेरी एक बड़ी बेटी थी और मेरी बड़ी बेटी है, और दूसरा ये कि मैंने जब एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो एक के साथ एक मुकट हो गया। अब ये बताइए मैं क्या करता। मैं तो कहीं से गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन मेरे 3 बच्चे हो गए। अब ये ईश्वरीय मदद है या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह दे तो मैं किसी की गला दबा दूं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि कुछ चीजें ऐश्वर्य है उनको भी मानिए, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम लगा सकते हैं रोक, यानी कम से कम आप उस चीज के लिए दोषी ना हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जनसंख्या कानून पे अगर आपको वाकई नियंत्रण पे कोई बड़ी बात रखनी है तो आप अवेयरनेस के प्रोग्राम को चला रहे थे, लेकिन जब आपका शिक्षा का स्तर नहीं उत्तर प्रदेश में सुधार पाए, 3-3 4 बार आपकी भी सरकारें रही। लेकिन कपीश जी वो अभी ये भी तो कह रहे हैं, देखिए 19 तारीख तक सुझाव भी मांगे गए हैं जनता से। अगर आपके पास भी, विपक्ष के पास भी कोई बेहतरीन सुझाव है, जैसा आप अभी बता रहे हैं, जो कमियां हैं वो अगर गिनवा रहे हैं तो जाहिर है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। संजय जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है राजेश भाई कि मैं इतनी कमियां इनको कई हमारे साथ आज इत्तेफाक के संजय चौधरी जी घूम के आ रहे हैं और 1-2 उनके और प्रवक्ता भी आए। हमने कहा भाई सबसे लिख लीजिए, सारे लोग लिख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि वाकई अगर सरकार बिल लेकर के आती है, यानी पब्लिक बिल लेकर के आना चाहती है, जैसा कि विपिन जी ने बड़ी बारीकी से उस कान में कर दिया, अब उस पर ज्यादा प्राइवेट। ठीक है, तो विपिन शर्मा क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है? सुन ले राजेश भाई, बहुत जल्दी से एक बात, हाँ बहुत जल्दी में मैं एक बात कह दूं कि देखिए मैंने सारी अपनी राय मशवरे और सारी शंकाएं सामने रखी हैं इसीलिए कि एक अच्छा कानून बने, लेकिन ये तभी बनेगा जब केंद्र और राज्य दोनों अपनी नीतियों को उस पर निर्धारित करें। और एक बात हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस के प्रोग्राम हम काफी चला चुके, लेकिन शिक्षा को हम
अशिक्षा को दूर नहीं कर सके हैं दुर्भाग्यवश, तो आप जब अशिक्षा को दूर नहीं कर पाएंगे तो अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं जाएगा। तब आपको एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो कि कठोर कानून हो, और ये बनाने के लिए तैयार नहीं है ना। इन्होंने जो ड्राफ्ट रखा है उसमें वो उस तरीके की चीजें हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप जनसंख्या नीति पे कोई बहुत सख्त काम करने जा रहे हैं और आप कंट्रोल कर देंगे? तो ये दिखावा है राजनीतिक रूप से, जिस तरीके से जिस समय से लाया गया है। और आप ये भी नहीं साफ कर रहे हैं कि ये सरकारी बिल होगा कि पब्लिक बिल होगा। विपिन शर्मा, क्या ये सिर्फ दिखावा है? क्या जो कदम कानून बनाया जा रहा है सिर्फ जनसंख्या को कंट्रोल करना है वो काफी होगा? साक्षरता पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वो एक बड़ी वजह है। महिलाओं की साक्षरता उसमें खास करके ज्यादा जरूरी है। ऐसे में क्या ये, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये कि क्या ये मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है? विपक्ष इसलिए भी थोड़ा सा विपक्षी खेमे में खलबली है। बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है। देखिए, विपक्ष के दृष्टिकोण से बात करें तो उनको ऐसा प्रतीत होता है, आगे तो वो भले ही खुद ही इस पे औपचारिक तरीके से अपने विचार रखें, कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ये एक मास्टर स्ट्रोक ना बन जाए सत्ता पक्ष की तरफ से, कि ये जनसंख्या नियंत्रण की बात, देखिए एक ऐसा मुद्दा उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई है, उसका खामियाजा भी भुगत सकते हैं वो लोग, कि क्योंकि आप देखते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है और हर कोई भी इससे अछूता नहीं है, हर कोई मौके का फायदा उठाता है, और जैसे कहावत भी है, मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, राजनीति में हर कुछ जायज करार दे दिया जाता है। और यहाँ पर जैसे हमारे पांचों उंगलियां हाथ की एक समान नहीं है, उसी तरह से आप अगर सीए एनआरसी की बात करें, वहां पर भी अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए बात करते हैं। असम और बंगाल में अलग परिस्थितियां हैं कि एक जगह सीए की बात करते हैं, एक जगह सीए की बात नहीं करते, एक जगह एनआरसी की बात करते हैं, एक जगह एनआरसी की बात नहीं करते। उसी तरीके से आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, जहां पर पहले ही आबादी कम है वहां पर आप इसकी बात नहीं करेंगे कानून लाने की। तो यहाँ पर ये देखिए वो एक जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है राष्ट्र निर्माण का, कि यहाँ पर सरकार राष्ट्र निर्माण अगर आपने करना है, आप बड़े बड़े चुनावी अपने संकल्प पत्र दिखाते हैं, विजन डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, चुनावी भाषणों में वादे करे जाते हैं, तो वो राष्ट्र निर्माण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप ऐसे मुद्दे ना उठाएं, ऐसी बातें ना करें। लेकिन उस पर अमल कितना होता है, सवाल ये है। क्योंकि सरकार की अगर बात करें, वर्तमान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, लेकिन कितना अमल होता है और रोजगार कितने मिले, सवाल ये है। एक आम आदमी ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का एक सपना संजोया था, वो कितना पूरा हुआ है, ये देखिए सब पूछेंगे, एक आम आदमी पूछेगा जब चुनावी मैदान में नेता लोग उतरेंगे, राजनीतिक दल जाएंगे। लेकिन इस बीच में बहुत जरूरी कुछ 2-3 बातें बोलना चाहता हूं कि बहन मायावती ने जो ये बात बोली है, देखिए टाइमिंग, अगर वो टाइमिंग, विपक्ष टाइमिंग पे सवाल उठा सकता है जो उनको पूरा हक है, उसी तरह से ये भी एक गौरतलब बात है कि जो जिस तरह से बहन मायावती ने अभी आप गुपकार के नेताओं के साथ जो प्रधानमंत्री की वार्ता हुई, वहां पर उन्होंने समर्थन दिया, अपने एक जो उनका एक नॉर्मल स्टैंड होता है उससे हटके उन्होंने बात करी। तो यहाँ पर इसकी भी टाइमिंग देखिए कि क्योंकि अभी अगर हम बात देखें कि कहीं ये हाल उत्तर प्रदेश के चुनावों का बंगाल की तरह तो नहीं हो जाएगा कि वहां पर देखा कि 4 मुख्य राजनीतिक दल थे, कांग्रेस, टीएमसी, वाम दल थे और भाजपा थी, लेकिन टक्कर किसकी हुई? अंत में टीएमसी और भाजपा मैदान में थे। और यहाँ ऐसा हाल जो प्रतीत होता है इस समय, वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, कि सपा टक्कर देने की स्थिति में है पूरी तरह से। और पंचायत चुनावों की बात करें, जो परिणाम आए, अंत में क्या हुआ वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर ऐसे, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में तो वोट कटे नहीं, वहां पर तो वोट कटे नहीं, और भाजपा जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम 200 पार करेंगे, वो 100 तक भी नहीं मार पाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि टाइमिंग को लेकर शरद पवार ने वहां पर किसान कानूनों के बारे में वो समर्थन दिया है, बोला संशोधन हो जाए, रोल बैक की आवश्यकता नहीं है। तो टाइमिंग की बात है। क्या ऐसा उनको प्रतीत होता है कि महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वहां दरारें पड़ रही है, सरकार गिरने का खतरा है, उसके कारण समर्थन दिया? ये तो एक रिवायत चलती आई है हमारे देश में कि सीबीआई का डर दिखाकर भी समर्थन लिया जाता था। ये क्या किसी से छुपा है क्या? ये तो जग जाहिर है कि क्या कारण था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिनको हम सर्वोपरि मानते हैं, जिनके फैसले को, वहां पर उन्होंने टिप्पणी करी थी कि ये सीबीआई क्या है, एक तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज पैरेट। तो वो आप देखिए कि ये तो तमाम मुद्दे आपको जब ये अटकलों का दौर शुरू होता है तो समझ लीजिए, और बैठकों का दौर खास तौर पे। अंत में एक बात बोलना चाहता हूँ, जिससे संजय सिंह ने शिष्टाचार की बात बोली, जब वो माननीय अखिलेश यादव जी से मिले लखनऊ में, उन्होंने बोला मैं तो जन्मदिन की बधाई देने के लिए गया था। उसके बाद जब ओपी राजभर के साथ मुलाकात की बात हुई तो उन्होंने उस बात का खंडन करा कि ऐसी हमारी कोई बैठकें नहीं ना हो रही है। क्योंकि एक तरफ जब ओपी राजभर ने बात करी कि हम लोग 5 स्थानों में
5 मुख्यमंत्री देंगे, अलग अलग समुदाय से होंगे और 20 उप मुख्यमंत्री होंगे। तो आप खुद सोचिए कि इसका क्या संदेश जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात पे, लेकिन विपिन शर्मा, इसको यहां हम ये माने कि जो नियत है वो राष्ट्र निर्माण की है, जबकि विपक्ष के नजरिए से देखें तो उनको लगता है कि चुनावी फायदे के लिए है, यानी चुनाव का मोड़ पूरी तरीके से मोड़ने के लिए है। तो इस असमंजस से कैसे निकला जाएगा और कैसे भरोसा दिया जाएगा कि नहीं, जो काम किया जा रहा है उसकी नियत एक ही है, प्रदेश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण? ये तो देखिए अंत में जनता तय करेगी, और जनता तय करेगी जब चुनाव, लोकतंत्र का महापर्व आएगा, चुनाव आएगा, वहां पर जनता का जनादेश होगा और पब्लिक सब जानती है। अंत में जब फैसला आएगा तो वहां पर कम से कम देखिए, अगर जनता जनादेश जिसको भी देती है उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जनता ये भी चाहती है कि अपेक्षा क्या करती है, एक आम आदमी अपेक्षा ये करता है कि हमारे को जो अधूरे सपने रह गए हैं उनको ये लोग पूरा करें। ठीक है, वक्त की कमी थी जी, बिल्कुल विपिन, आपने इस बात को रखा, आप सबने अपनी बातों को रखा, वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत शुक्रिया। संजय चौधरी, कपिल श्रीवास्तव, सतीश प्रकाश और विपिन शर्मा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही था कि आखिर मायावती ने जो ट्वीट किया उसके मायने क्या है, क्योंकि उन्होंने सवाल ये उठाया कि जो ये कानून लाया जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण का, इसकी टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए, नियत पर सवाल उठाए और कहा कि चुनावी स्वार्थ के लिए है। इसका असर क्या होगा ये चुनाव तय करेगा।